हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज में आज हम एक चैप्टर आपका कर रहे हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं डिबेंचर। ठीक है, ये इस लेक्चर की फोर्थ, इस पूरे चैप्टर की फोर्थ क्लास है। लेकिन अब अगर आप इसे फर्स्ट क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर आपको खाली डिबेंचर समझना है तो। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सी बात हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि एक कंपनी के पास पैसा लेने के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। तो उसमें से एक सोर्स की आज हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है डिबेंचर। डिबेंचर के अंदर अगर आप देखें ध्यान से तो डिबेंचर के अंदर तीन वर्ड आते हैं, डीईबी, और एक वर्ड आता है टी। तो यहां पर डिबेंचर जो है, अगर आप ध्यान से देखें, डीईबी और एक वर्ड आता है टी। तो डिवेंचर के अंदर आया DEBT, डेप्ट। डेप्ट का मतलब है कर्ज। अब कर्ज किससे, कंपनी किससे कर्जा ले रही है? तो बेटे कंपनी जब भी पब्लिक से कर्जा लेती है, पब्लिक से डेप्ट लेती है, तो उसके बदले में एक डॉक्यूमेंट इशू करती है। जैसे कि मैंने आपसे पैसे लिए तो आप ये भी तो कहोगे कि सर कोई प्रूफ तो दो कि आपने हमसे पैसे लिए, या सर आप मेरे पैसे कब वापस करोगे, या सर आप मुझे कितना इंटरेस्ट दोगे। तो सर एक काम करो, बदले में मुझे लिख कर दे दो ये सब बातें। तो ये सब बातें जब कंपनी लिख कर दे देती है तो वो डॉक्यूमेंट बन जाता है हमारा डिवेंचर। ठीक है, तो चलिए अब अगर आप में से अगर कोई बच्चा इस बात को लेकर कंफ्यूज हो कि सर केस स्टडीज कैसे आती हैं, तो देखो केस स्टडी बहुत आसान होती है। केस स्टडी के अंदर डिवेंचर की, जैसे सपोज करिए आपके सामने इस टाइम जो भी बातें आ रही हैं ये डिवेंचर के फीचर्स हैं कि भाई आप कैसे पहचानोगे कि कोई डॉक्यूमेंट डिवेंचर है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, डिवेंचर इशूड बाय अ कंपनी इज एन एक्नॉलेजमेंट। तो यहां पर एक वर्ड आया एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट होता है कि कोई एक्नॉलेज कर रहा है, कोई एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को। एक्नॉलेजमेंट दैट द कंपनी हैज बोरोड, कंपनी ने क्या कर रखा है, बोरो कर रखा है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विच इट प्रोमिसेस टू रीपे एट अ फ्यूचर डेट। कंपनी यूजुअली ये जो डिवेंचर है इन्वेस्टर्स को देती है। वो इन्वेस्टर में पब्लिक भी हो सकती है, इस इन्वेस्टर्स में कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई बैंक भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि जब कंपनी बोरो करे अमाउंट और उसके बदले में क्या दे दे, कोई डॉक्यूमेंट इशू करके दे दे, एक्नॉलेजमेंट दे दे, तो क्या बन जाता है वो हमारा बनता है डिवेंचर। करेक्ट। तो डिवेंचर की एक खासियत, जब भी डिवेंचर की केस स्टडी आएगी तो ये वर्ड जरूर होगा उसमें, एक्नॉलेजमेंट दैट द कंपनी हैज बोरोड द फंड, चाहे वो पब्लिक से हो या किसी और से हो। इसके कुछ और भी करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली बात, अब जब ये कर्जा है, जब ये लोन है, तो कर्जा या अगर भैया लोन है तो उसके ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। करेक्ट, एक फिक्स रेट से कंपनी इंटरेस्ट देगी। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। कंपनी यूजुअली 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर के लिए लोगों से कर्जा लेती है और बदले में डिवेंचर इशू करती है। ये जो डिवेंचर हैं ये मार्केट में फ्रीली ट्रेडेबल होते हैं, यानी कि अगर आपने डिवेंचर खरीदे तो आप किसी और को भी ये बेच सकते हो। ठीक है, उसके बाद इट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस एस्पेक्ट। अब देखिए हर कंपनी डिवेंचर इशू नहीं कर सकती, बहुत सारी बातें हैं। आपसे अगर कोई कंपनी कर्जा मांगने आएगी आप भी आसानी से नहीं दोगे। तो बहुत सारी बातें हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी की डेप्ट सर्विंग की कैपेसिटी कैसी है, कि मतलब कंपनी उधार ले भी सकती है नहीं ले सकती, कंपनी की उधार लेने की वर्थ है या नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कंपनी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा हो, एंड द परसीव्ड रिस्क ऑफ लैंडिंग, उधार लेने से उसके ऊपर कितना जो है एक तरीके से रिस्क आएगा, या आपको उसे पैसा देने में कोई ज्यादा रिस्क तो नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखकर डिवेंचर से पैसा मिलता है। अगर किसी कंपनी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा होता है तो कंपनी अगर डिवेंचर इशू करेगी भी तो लोग उसके डिवेंचर खरीदेंगे ही नहीं। करेक्ट, उसको पैसा देंगे ही नहीं। क्लियर है, यहां तक की बात आपको समझ में आती है। इनमें से कोई सी भी बात कि जिसपे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म डेप्ट है, एक्नॉलेजमेंट है,
इन सबको मिला जुलाकर जब एक बात कही जाएगी तो आप ध्यान रखिएगा कि वो बात किसकी हो रही है, डिबेंचर की। अब डिबेंचर आपसे केस स्टडी ऐसी पूछी जाएगी कि भाई ये कहानी होगी कि बताओ इसमें कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो आप कह देंगे जी डिबेंचर है। फिर आपसे पूछा जाएगा इसकी मैरिट बताओ, डीमेरिट बताओ या दोनों बताओ। देखिए जी, अब हम आते हैं डिबेंचर की मैरिट्स पे, करेक्ट। अब डिबेंचर की मैरिट की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, इट इज प्रेफर्ड बाय इन्वेस्टर्स। ये उन लोगों की प्रेफरेंस होती है, बेटे प्रेफरेंस का मतलब होता है पसंद। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया होता है जो क्या चाहते हैं, एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं। क्या चाहते हैं, एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मिस्टर मोहन है, उन्होंने एक कंपनी के 10 लाख रुपीस के डिवेंचर्स खरीदे हैं और वो डिवेंचर 10% डिवेंचर्स हैं, सॉरी, वो डिवेंचर 10% डिवेंचर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर मोहन को हर साल 10 लाख पर 10%, दैट इज 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट एक फिक्स अमाउंट होती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो, कंपनी को लॉस हो, कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी देगी। तो पहली बात तो ये हुई, उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो फिक्स्ड इनकम चाहते हो। तो इट इज प्रेफर्ड बाय दोज इन्वेस्टर्स विच रिक्वायर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। साथ साथ याद करने की कोशिश करिए। उसके बाद डिबेंचर आर फिक्स्ड चार्ज फंड्स एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। देखिए ये इसकी दूसरी खासियत है, दूसरी मेरिट है। इन्हें इनके 1 लाख रुपए मिलेंगे, ये साइड हो जाएंगे। इनका कंपनी के प्रॉफिट पर कोई हक नहीं होता। तो जो प्रॉफिट होता है वो किसके लिए अवेलेबल रहता है, शेयर होल्डर्स के लिए। तो इन्हें तो इनकी अमाउंट मिलेगी, कंपनी के प्रॉफिट पर इनका कोई हक नहीं है। लॉस भी होगा तो भी इनको पैसा मिलेगा। इन्वेस्टर के जो शेयर होल्डर हैं, अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये प्रॉफिट पर इनका कोई भी हक नहीं होता। जितना इनका फिक्स इंटरेस्ट है बस इन्हें वही मिलता है। तो देखिए पहली वाली जो मेरिट है वो डिवेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई, और ये वाली जो एडवांटेज है सेकंड वाली, ये शेयर होल्डर के लिए फायदे की बात है कि भाई मैंने सपोज करो मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिए तो मुझे इन्हें 1 लाख रुपए देने हैं, बात खत्म। मैंने 10 लाख कमा लिए तो भी इन्हें 1 लाख देने हैं, 50 लाख कमा लिए तो भी इन्हें 1 लाख देने हैं, सारा पैसा मेरे लिए बच जाएगा। क्लियर है। तीसरा पॉइंट आता है द इश्यू ऑफ डिबेंचर इज सुटेबल इन द सिचुएशन व्हेन द सेल एंड अर्निंग आर रिलेटिवली स्टेबल। देखें रिलेटिवली कैसी है, स्टेबल है। मतलब ऐसे नहीं कि हमारी इनकम कभी भी कम हो जाती हो, क्योंकि भाई देखो तुमने कर्जा लिया है, अब कर्जा वापस भी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये काम आप तभी तो करोगे जब आपकी इनकम स्टेबल है। तो देखो पहला पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट उन लोगों के लिए बढ़िया है जो फिक्स्ड इनकम चाहते हैं। दूसरा, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, इनको कुछ और नहीं होता, तो ये एक फिक्स चार्ज है, तो इससे आपके प्रॉफिट पर वो अपना हक नहीं जमाते। तीसरा पॉइंट क्या हुआ हमारा कि ये इनकम अगर आपकी स्टेबल है तो ही आप इनको यूज कर सकते हैं, तो तभी आपको इश्यू करने चाहिए जब आपकी इनकम स्टेबल हो। क्लियर है। नेक्स्ट आता है डिवेंचर डू नॉट कैरी वोटिंग राइट। इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, ये कंपनी के डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसलिए इनको इश्यू करने से इक्विटी शेयर्स पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आता। तो मेरे साथ साथ याद करिए इनको कि पहली बात डिवेंचर फिक्स इनकम देते हैं, दूसरा डिवेंचर एक फिक्स चार्ज है तो प्रॉफिट पे इनका कोई राइट नहीं होता, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होते, और ये तभी इश्यू करने सुटेबल है जब आपकी इनकम स्टेबल हो। करेक्ट। थोड़ा सा एडवांटेज 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद हो जाएगा साथ साथ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं इनकी डीमेरिट्स पे, डिवेंचर की डीमेरिट्स। ठीक है, पहला देखिए जी, जो इनकी मेरिट है कहीं ना कहीं यही इनके लिए क्या बन जाती है, डीमेरिट। देखिए हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बढ़िया है, उन लोगों के लिए तो अच्छा है जो लोग फिक्स इनकम चाहते हैं। लेकिन पर ये ड्यू टू पेमेंट ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट, क्योंकि हमें एक फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, डिबेंचर पुट अ परमानेंट बर्डन ऑन द अर्निंग ऑफ द कंपनी। ये एक परमानेंट बर्डन बन जाते हैं। ठीक, आप सपोज करिए कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं कंपनी को, जब प्रॉफिट होता है तब उनको देती है डिविडेंड, नहीं होता नहीं देती, ज्यादा प्रॉफिट होता है ज्यादा दे देती है, कम होता है कम दे देती है। लेकिन ये तो कर्जा है, ये तो उधार है,
तो भाई उधार पर जो इंटरेस्ट है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हुआ है या आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है। क्लियर? तो ये कंपनी के लिए क्या बन जाते हैं, परमानेंट बर्डन बन जाते हैं, और तब और नुकसान देते हैं, तब और दुख देते हैं जब कंपनी के पास प्रॉफिट कम होता है। जब प्रॉफिट कम होता है, अर्निंग कम होती है, तब भी कंपनी को अपने सिर पे एक बोझ फील होता है कि भाई मुझे इनको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। क्लियर? तो भैया क्या है, ये परमानेंट बर्डन बन जाता है। देखो अगर तुमने अपने आंसर में परमानेंट बर्डन वर्ड लिख दिया इसकी डीमेरिट में, तो टीचर आपको नंबर देगा ही देगा। परमानेंट बर्डन वर्ड लिखते के साथ ही आपके नंबर पक्के हो गए। अब आप उसके आगे पीछे की लाइन जो मर्जी लिखते रहो, ठीक है, अपने पास से जो आपको अच्छा लगे वो लिखो, लेकिन परमानेंट बर्डन ये एक इसका क्रक्स पॉइंट है, ये लिखते ही आपके नंबर पक्के हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ईच कंपनी हैज अ सर्टेन बोरोइंग कैपेसिटी। देखिए हर एक कंपनी की उधार लेने की एक कैपेसिटी होती है, करेक्ट? ये थोड़ी कि कोई कितना भी उधार ले सकता है, ठीक? विद द यूज ऑफ डिबेंचर द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू फर्दर बोरोइंग फंड रिड्यूसेस। भाई आप सपोज करिए कि आपकी जो वर्थ है उसके अकॉर्डिंग आप उधार ले सकते हैं। अगर आपने डिबेंचर इशू करके थोड़ा सा उधार ले ही लिया है, तो आपके आगे उधार लेने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, थोड़ी सी डाउन हो जाती है, करेक्ट? तो ये आपका दूसरा एडवांटेज है कि इससे आपकी फर्दर बोरोइंग करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, करेक्ट? बेटे मेरी जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी ये नोट्स हैं, सारे के सारे 101% एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो बिना डरे इन्हें वर्ड को याद करना, बिना डरे इन पॉइंट्स को याद करना और अपने एग्जाम में लिख कर आना। अगर आपके टीचर कहते हैं ना, आपने सुना होगा बीएसटी में अधिकतर टीचर्स कहते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड, आधा हिंदुस्तान एनसीईआरटी ही पढ़ाता है, करेक्ट? और उसके अलावा जो रिफ्रेशर्स भी मार्केट में बने हुए हैं वो सारे के सारे 100% एनसीईआरटी बेस्ड हैं, करेक्ट? तो टीचर जो लैंग्वेज मांगता है यहां पर वही लैंग्वेज लिखी हुई है। आप इनको याद करें, आप इनके बेस पर नोट्स बनाएं। आप मेरी इस पूरे लेक्चर की, पूरे जो चैप्टर की जो लास्ट क्लास होगी, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर लेना, सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो आप आराम से उसको लर्न करो और वो पूरा का पूरा आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। एक वर्ड आया यहां पर, रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेबल। हमारे इंडिया में रिडीमेबल डिबेंचर ही इशू होते हैं, मतलब वो डिबेंचर जिनका आपको एक टाइम बताना पड़ेगा कि इतने टाइम के बाद हम इनका पैसा वापस कर देंगे, उन्हें कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। द कंपनी हैज टू मेक प्रोविजन फॉर रीपेमेंट। अब देखिए अगर रिडीमेबल डिबेंचर है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि भाई साहब आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, 5 साल बाद वापस कर देना, मैं आपको 5 साल बाद वापस कर दूंगा, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो। तो आप सोचो कि मुझे 5 साल तक इस बात का इंतजाम भी तो करना पड़ेगा कि मैं आपको 5 साल बाद 10 लाख रुपए वापस कर दूं। तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप डिबेंचर के लिए पैसा लेते हो, डिबेंचर से पैसा लेते हो, तो हर साल आपको थोड़े थोड़े पैसे बचाने पड़ेंगे ताकि आप 5 साल बाद डिबेंचर का पेमेंट कर दो। क्लियर? तो सिंपल सी बात है कि अगर डिबेंचर है तो डिबेंचर का रीपेमेंट करने के लिए हमें अपने पास से हर साल थोड़े थोड़े पैसे बचाने भी पड़ेंगे। ये एक कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, एक कानून कहता है, ये लॉ कहता है। तो सिंपल सी बात, इसकी पहली डीमेरिट ये एक परमानेंट बर्डन है, इसकी दूसरी डीमेरिट ये आपकी बोरोइंग कैपेसिटी को घटा देता है, और तीसरी बात ये है कि इसका रीपेमेंट करने के लिए आपको एवरी ईयर कुछ ना कुछ प्रोविजन बनाना पड़ता है। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर है रिजर्व एंड प्रोविजंस, वहां पर मेंशन है प्रोविजन बनाना पड़ता है उन चीजों के लिए जो लायबिलिटी हमारे ऊपर आने वाली है। अकाउंट्स का चैप्टर है, तो इसकी लायबिलिटी हमारे ऊपर आने वाली है, तो हम इसके लिए प्रोविजन फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बनाते हैं कि डिबेंचर के पैसे वापस करने, उसके लिए हम क्या बना ले, प्रोविजन बना ले। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है डिबेंचर, डिबेंचर को कैसे पहचानते हैं, क्या उसकी मेरिट है, क्या उसकी डीमेरिट है। तो अगर एक बार समरी दे दूं मैं आपको, तो डिबेंचर एक लोन है जो हमने लोन के बदले एक्नॉलेजमेंट दी है, डिबेंचर पर फिक्स रेट से हम इंटरेस्ट देते हैं, करेक्ट? तो ये हमारे डिबेंचर होते हैं। फिर हम उसकी मेरिट और डीमेरिट में आ गए, तो कुछ उसके फायदे हमने देखे कि भाई इससे जो इन्वेस्टर है उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है,
दूसरा कि ये कंपनी के लिए इजीली अवेलेबल होते हैं। देखिए आप, तो पहला फिक्स्ड इनकम मिल जाती है, फिक्स चार्ज जो है फंड का होता है, प्रॉफिट के ऊपर कोई इसका राइट नहीं होता। ये स्टेबल इनकम वालों के लिए सुटेबल होते हैं और इनके पास कोई वोटिंग राइट वगैरह नहीं होता। इनका जो अगली बार देखें हम, अगले आपके जो डीमेरिट्स आते हैं, डीमेरिट्स में क्या कहता है कि आपका जो है परमानेंट बर्डन है, आपकी जो बोरोइंग कैपेसिटी है उसको घटा देता है, और उसके बाद इनके लिए हर साल हमें रीपेमेंट करने का प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो ये इसकी डीमेरिट्स हो गई। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। अगली क्लास में मैं आपको एक और सोर्स ऑफ फंड पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे सारे सोर्सेज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद में ये आपको बताऊंगा कि भाई कौन सा सोर्स शॉर्ट टर्म होता है, कौन सा लॉन्ग टर्म होता है, कौन सा मिड टर्म होता है। तो ये सारी बातें ये मैं आपको एक लेक्चर में अलग से बताऊंगा। तो बिल्कुल चिंता किए बिना कि हमारा पूरा सिलेबस कवर होगा सर की क्लासेस में या नहीं होगा, आप आराम से करते रहिए सिलेबस, ठीक है। क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी और करिकुलम दोनों को ध्यान में रख के चलता हूँ। करिकुलम में जो दिया है वो पढ़ाता हूँ, और एनसीईआरटी में जो होता है उसके बेस पर पढ़ाता हूँ, कि बच्चों को अननेसेसरी कंफ्यूजन ना हो कि सर टीचर तो कह रहे हैं कि एनसीईआरटी बेस चाहिए और आप कुछ और पढ़ा रहे हैं। तो वो बिल्कुल नहीं है, आप मैच कर सकते हैं, वर्ड भी मैच होते हैं वहां से। बस मैं आपको समझाने के लिए उनको बहुत ही प्रेजेंटेबल तरीके से ले आता हूँ, इसी तरीके से लेकर आता हूँ कि आपको कम से कम याद करना पड़े और आपको नंबर मिले, टू द पॉइंट लिखने के नंबर मिले, ठीक है। चलिए, तो आप इन क्लासेस से अपने नोट्स भी बना सकते हैं, आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।